वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 8 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल हाइसीन वर्ल्ड्स के बारे में है। हाल ही में एक स्टडी को पब्लिश किया गया है द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में, जिसमें उन्होंने कुछ न्यू क्लास ऑफ एक्सोप्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किया है, नाम दिया है हाइसीन वर्ल्ड्स। उनका ये मानना है कि अर्थ के इतर यहाँ पर भी जीवन की संभावना हो सकती है। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? देखिए, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो भी ग्रह हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। अभी तक हमने लगभग 4400 एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए हैं। ज़्यादातर जो एक्सोप्लैनेट होते हैं वो किसी न किसी स्टार के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन कुछ फ्री फ्लोटिंग होते हैं, उन्हें रोग प्लैनेट कहा जाता है। वो गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लाइक ये एक गैलेक्सी है सपोज करिए, तो इसका एक सेंटर होगा, तो वो इस सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि किसी स्टार के। तो ये तो मतलब हो गया एक्सोप्लैनेट का। तो हाइसीन वर्ल्ड्स में जो प्लैनेट्स आएंगे वो भी एक्सोप्लैनेट ही हैं, लेकिन वो अर्थ की तुलना में कुछ अलग है। इन्हें हाइसीन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड हाइसीन है, ये एक वर्ड हाइड्रोजन और दूसरे ओशन से मिलकर बना है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा ग्रह होता है जिसके ऊपर एक सॉलिड क्रस्ट होती है और बहुत सारा समंदर होता है, ओशन, महासागर होते हैं। दूसरी ओर इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन बहुत थिक होती है, मतलब हाइड्रोजन से बना हुआ एटमॉस्फेयर होता है। तो इसीलिए इन्हें हाइसीन, हाइड्रोजन प्लस ओशन नाम दे दिया गया। हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर इन प्लैनेट्स पर यूजुअली होता है। ये काफ़ी एलियन होते हैं, काफ़ी अलग होते हैं। अर्थ के डायमीटर से इनका साइज लगभग 2.6 टाइम्स बड़ा होता है और टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। थिक हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर होता है। इन्हें क्लासिफिकेशन वाइज अर्थ और जो जाइंट प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के, लाइक नेपच्यून और यूरेनस, उनके बीच में रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है? क्योंकि अगर आप नेपच्यून और यूरेनस को देखें तो ये गैशियस प्लैनेट हैं। इनका सरफेस सॉलिड नहीं है। अर्थ का सरफेस जो है वो सॉलिड है और अर्थ पर पाया जाता है समंदर, तो इसलिए ये अर्थ के सिमिलर हो जाते हैं। दूसरी ओर अगर आप नेपच्यून और यूरेनस से इनकी तुलना को ध्यान में रखें तो नेपच्यून पर आपको 80% एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन मिलेगा और यूरेनस पर 82%। तो सिमिलरिटी मिल रही है ना, क्योंकि जो हाइसीन वर्ल्ड्स में प्लैनेट आते हैं उनका भी एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन से बना होता है। तो आप इन्हें अर्थ और नेपच्यून या यूरेनस के बीच के क्लासिफिकेशन में रख सकते हो, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी वहां पर आपको मिल जाएगी। जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी उसके अकॉर्डिंग ही इसे सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून कहा जाता है। ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये मिनी नेपच्यून से इस लिहाज से डिफरेंट होते हैं बिकॉज उनमें सॉलिड सरफेस नहीं होता, जबकि हाइसीन वर्ल्ड में सॉलिड सरफेस होता है। कई बार तो ये जो हाइसीन प्लैनेट्स होते हैं ये बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं अर्थ की तुलना में, लेकिन फिर भी यहाँ पर बड़े ओशंस पाए जाते हैं। जो कुछ हाइसीन्स हैं वो अपने स्टार के इतने ज़्यादा नज़दीक होते हैं कि वो टाइटली लॉक हो जाते हैं, मतलब अपने स्टार के चारों ओर यूं चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, उनका एक हिस्सा रिजल्टेंट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ पर हमेशा दिन रहता है, जबकि दूसरे हिस्से में रात होती है। कुछ अपने स्टार से इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि वहाँ पर मुश्किल से रोशनी पहुँच पाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इन वेरिएबल्स के बावजूद लाइफ की संभावना बनी रहती है अलग रूप में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनिमल स्पिरिट के बारे में है। एनिमल स्पिरिट इन इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट ने अभी अर्जेंट कॉल टू एक्शन, मतलब एक चिंता जाहिर की है कि हमें जल्दी ही इकोनॉमी में एनिमल स्पिरिट को जगाना होगा। एनिमल स्पिरिट का मतलब यहाँ पर देखिए, एनिमल का मतलब जानवर नहीं होता, इंसान भी जानवर ही होता है ना, एनिमल ही होता है। तो इसे आप हिंदी में मानवीय प्रवृत्ति कहेंगे। एनिमल स्पिरिट का मतलब ये होता है कि हमारा क्या भाव है, हमारी क्या प्रवृत्ति है इकोनॉमी को लेकर, वो डिसाइड करती है कि इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी। इस शब्द को फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेएम कीन्स ने कॉइन किया था। देखिए, इस टर्म का मतलब ये है कि ह्यूमन इमोशंस या इंस्टिंक्ट किस प्रकार से फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो इन्वेस्टर्स की है, कंज्यूमर्स की है, उसे प्रभावित करते हैं जबकि इकोनॉमी स्ट्रेस में हो और अनसर्टेन एटमॉस्फेयर या वोलाटाइल टाइम क्रिएट हो गया हो। बहुत प्राइम एग्जांपल इस टाइम पे कोविड का है। कोविड की सिचुएशन मोरलेस नॉर्मल हो गई है, लेकिन लोगों को अभी भी लगता है कि इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर रही है, इसीलिए वो अपने पैसे खर्च करने से बच रहे हैं। अगर लोगों के मन में ये सेंटिमेंट्स हैं कि उन्हें अपने पैसे बचाने चाहिए बिकॉज हो सकता है कि फिर से लॉकडाउन लग जाए, फिर से थर्ड वेव आ जाए, इन दैट केस चाहे सब कुछ बढ़िया हो, इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में हो, लेकिन इन्वेस्टर्स कतराएंगे, उन्हें लगेगा कि कंज्यूमर्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एनिमल स्पिरिट है, जो मानवीय प्रवृत्ति है,
वो इन्वेस्टमेंट रोक रही है। इसकी वजह से इकॉनमी की जो पूरी साइकिल है वो हिंडर हो रही है। हमें लोगों को ये भरोसा दिलवाना पड़ेगा कि नहीं, अब इकॉनमी ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कंजम्पशन इंक्रीज कर सकते हैं। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तभी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे। आप समझ रहे हैं कि सब कुछ चाहे सही हो, लेकिन अगर हमें लगता है कि सही नहीं है तो वो सही नहीं हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो मानवीय प्रवृत्ति है या एनिमल स्पिरिट है वो बुरी तरीके से इकॉनमी को प्रभावित कर सकती है या पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती है। एनिमल स्पिरिट का इस्तेमाल यूजुअली लोगों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है जो समटाइम्स इरेशनल होता है। लाइक इकॉनमी सब एकदम फिट है लेकिन हमें लगता है कि फिट नहीं है, तो धीमे धीमे हम उसे अनफिट बना देंगे बिकॉज हम अपना बिहेवियर इस प्रकार से कर देंगे कि हम कंजम्पशन ही नहीं करेंगे। जब स्पिरिट लो होती है तो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है और जो मार्केट है वो धीमे धीमे डाउन होने लगता है, चाहे इकॉनमी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग ही क्यों ना हो। अगर स्पिरिट हाई है, एनुअल स्पिरिट हाई है, जैसा कि मैंने कहा था कि आप इसे पॉजिटिव भी ले सकते हो, तो चाहे इकॉनमी में एक बूम क्रिएट हो गया, लाइक समटाइम्स इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं होती लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर बना होता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो लोग कंजम्पशन करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट आता रहता है, बाद में भले वो बूम फूट जाए, नुकसान हो जाए। लेकिन अगर स्पिरिट हाई है तो इकॉनमी काफ़ी ऊंचा जाने लगती है। तो ये मतलब हुआ एनिमल स्पिरिट का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर के बारे में है। अभी हाल ही में इसे इनॉग्रेट किया गया है चंडीगढ़ में, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काइज में के दौरान। 24 मीटर लंबा आउटडोर एयर प्यूरिफायर टावर है ये अपने जहाँ पे लगाया गया है उसके 1 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है वहाँ की हवा को प्यूरिफाई कर सकता है। एक इंडेक्स भी लगाया गया है जो दिखाता रहता है कि ये जो हवा इनहेल कर रहा है वो कितनी अनप्योर है, मतलब इम्प्योर है, गंदी है कितनी, और जो एक्सहेल कर रहा है वो कितनी प्योर है। ये ना केवल हवा को प्योर कर रहा है बल्कि जिस हवा को ये रिलीज कर रहा है उसका टेम्परेचर भी 8 से 10 डिग्री कम हो जा रहा है, मतलब आसपास का एटमॉस्फेयर भी ठंडा हो रहा है इस एयर प्यूरिफायर की मदद से। ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रन कर रहा है। ये जो एयर प्यूरिफायर है ये एक लार्ज स्केल एयर प्यूरिफायर की तरह स्टैब्लिश किया गया है जो कि एयर पोल्यूशन के पार्टिकल्स को काउंटर कर सकता है। चंडीगढ़ में क्यों लगाया गया? क्योंकि चंडीगढ़ काफी लंबे समय से नॉन अटेनमेंट सिटीज में से शामिल है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पिछले 5 सालों से जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसे पूरा नहीं कर पा रहा है, मीट नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर PM10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 10 जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और PM2.5 और NO2 इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए यहाँ पर इसे लगाया गया। यूँ तो जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ भी सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही सर्दी का मौसम आया यहाँ की एयर क्वालिटी एक बार फिर से गिर गई, इसीलिए यहाँ पर ये बड़ा एयर प्यूरिफायर लगा दिया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल VO चिदम्बरम पिल्लई के बारे में है। इन्हें प्यार से VOC भी कहा जाता था। अभी इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, इसीलिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें याद किया। इनका जन्म 5 सितंबर 1872 को हुआ था। इन्हें पॉपुलरली कप्पलोत्तिय तमीजन नाम से पुकारा जाता था। कई बार इन्हें तमिल हेल्समैन यानी कि तमिल लोगों का कर्णधार भी कहा जाता था। इन्हें याद किया जाता है इनके बहुत ही एडवेंचरस वेंचर के बारे में या उसको लेकर। उस समय स्थितियां काफ़ी विपरीत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े होने की कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसे काउंटर करने के लिए एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी शुरू की, सी ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज करते हुए। पहला इंडिजीनियस इंडियन शिपिंग सर्विस इन्होंने तूतीकोरिन और कोलंबो के बीच में शुरू किया अपने इस स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के माध्यम से, जहां पर ये ब्रिटिश शिप से compete कर रहे थे। हालांकि इनके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इनकी कंपनी के ऑपरेशंस तूतीकोरिन से लेकर कोलंबो के बीच में ही सीमित रहे। ये चाहते थे कि नेविगेशन को जो पूर्व के देश हैं उनमें पॉपुलराइज किया जाए। इनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए ही जो तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि 13 इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स में से एक है, उसका नाम इनके नाम के ऊपर रखा गया है। इनके ऊपर जो प्ले परफॉर्म किया जाता है दैट इज देशभक्तर चिदम्बरनार, और इनकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है कप्पलोत्तिय तमीजन, जो इनका एक पॉपुलर नेम हुआ करता था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में है। अभी हाल ही में 8 मेजर बैंक्स ने इस बात पर सहमति जताई है कि वो अकाउंट एग्रीगेटर की तरह वर्क करेंगे। इससे कस्टमर्स को लोन वगैरह या फाइनेंशियल डेटा को स्टोर करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसके पहले कि इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक में हम उलझें, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक पर्सन ए है, इसे आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह ट्रीट करिए। इसके कई सारे बैंक अकाउंट्स हैं। इसके अलावा ये कई और फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस करता है, लाइक इंश्योरेंस,
पेंशन्स और म्यूचुअल फंड्स। इस व्यक्ति को बैंक एक्स से लोन लेना है। अब ये पूरा प्रोसेस काफी कठिन हो जाएगा क्योंकि उसे इन सभी फाइनेंशियल सर्विसेज का डेटा प्रोवाइड करवाना होगा इस बैंक एक्स को। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अगर कोई ऐसा आ जाए यहां बीच में जो मदद कर दे इस इंडिविजुअल ए की इस सभी डेटा को बहुत ही आसान तरीके से बैंक एक्स तक पहुंचाने में, तो चीजें कितनी आसान हो जाएंगी ना, आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपसे कहता है कि हम आपका सारा डेटा एक्सेस करेंगे। आप बोलते हो ठीक है कर ले, बस जो सर्विस है आप उस एप्लीकेशन की एक्सेस करना चाहते हैं इसलिए आप उसको अलाउ कर देते हैं। तो आपके जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं या जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज आप एक्सेस करते हैं, एक व्यक्ति मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस करता है, बीच में एक आएगा अकाउंट एग्रीगेटर। ये कोई बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। वो आपसे पूछेगा कि भाई हम आपका फाइनेंशियल जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसे एक्सेस करना चाहते हैं, कर ले क्या? तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है कर ले। अभी जो अकाउंट एग्रीगेटर होगा, ये जो आपके मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज का डेटा है वो अपने पास स्टोर करके रख लेगा। अब जब आप कंपनी एक्स के पास लोन लेने के लिए जाएंगे, वो कहेगा भाई आप अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट और जो भी फाइनेंशियल डेटा है वो हमको दो, हम देखेंगे कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो आप अपनी मत्थामारी नहीं करेंगे, आप उस अकाउंट एग्रीगेटर को याद करेंगे, बोलेंगे हमने बोला था ना कि हमारा सारा डेटा रख लो अपने पास, रखा हुआ है कि नहीं? तो वो बोलेगा कि हाँ रखा हुआ है। बोलेगी बैंक एक्स को भेज दो, तो इससे हमको लोन लेना है। बोलेगा ठीक है हम भेज दे रहे हैं। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर आपका सारा डेटा इस बैंक एक्स को भेज देगा। अब बैंक एक्स उसे एनालाइज कर लेगा और फिर वो आपको कॉल करके बताएंगे कि सर आपका पूरा अकाउंट एकदम बढ़िया है और हम आपको लोन दे सकते हैं। वो आपको लोन दे देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको अकाउंट एग्रीगेटर को ये कहना है कि भाई मेरा डेटा बैंक एक्स को दे दो, मुझे लोन चाहिए, और आप सारे कंबरसम प्रोसेस से मुक्त हो जाएंगे। ये एक बहुत ही की रोल होगा अकाउंट एग्रीगेटर का। समझ में आ गया आपको? ये आसान भाषा में हमने समझ लिया। अब इसी चीज को यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से लिखा गया है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, ये कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी कस्टमर की एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत। इसे एक इंटर रेगुलेटरी डिसीजन जो आरबीआई के द्वारा लिया गया था उसके तहत बनाया जा रहा है, जिसमें अदर रेगुलेटर्स भी शामिल थे लाइक सेबी, इडा, पीएफआरडीए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का एक इनिशिएटिव था कि जो लोन डिसबर्स करने का प्रोसेस है उसे आसान किया जाए। इसके लिए जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है किसी बैंक को, उसका प्रोसेस टफ ना हो, इसी उद्देश्य से अकाउंट एग्रीगेटर का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसमें जो अकाउंट एग्रीगेटर होता है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन, मतलब जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक अकाउंट एग्रीगेटर जो कि एक इमीडिएटर की तरह वर्क करता है उसको दे देता है। ये एक 3 टियर स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिएगा कि इस 3 टियर स्ट्रक्चर में आप नहीं हैं, आप अलग हैं। इस इमेज को देखिए, ये आप हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसमें एक तो होता है अकाउंट एग्रीगेटर, एक होता है एफआईपी यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, और दूसरा है एफआईयू यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। अब इस इमेज में समझिए, ये आप हैं, आपको लोन चाहिए और आप मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस करते हैं। तो ये जो एक्सेस आप कर रहे हैं इंफॉर्मेशन मल्टीपल, इन्हें कहा जाएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, क्योंकि इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी को चाहिए, तो ये प्रोवाइडर है। और यहां पर है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, ये बैंक जो आपको लोन देने वाला है, ये यूजर है, इसे वो इंफॉर्मेशन चाहिए जिसे वो यूज करके ये पता करेगा कि आप लोन लेने के लिए कैपेबल हैं, एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये यूजर है। और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करेगा? ये इंस्टीट्यूशन जिनसे आप सर्विस ले रहे हैं। इनके बीच में आता है अकाउंट एग्रीगेटर, ये इनसे ये सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है और इनको दे देता है। तो आपके लिए ये प्रोसेस ईजी हो जाता है। तो यही है, ये 3 आप याद रखिएगा टर्म्स है अकाउंट एग्रीगेटर के अलावा, एफआईपी और एफआईयू। तो जिन फाइनेंशियल सर्विसेज की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी थी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, और जो बैंक मांग रहा है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर है। जो एफआईपी होता है वो डेटा फिड्यूसरी होता है, क्योंकि सारा डेटा इन्हीं के पास होता है। ये देखिए, बैंक भी हो सकते हैं, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस रिपोजिटरी, पेंशन फंड रिपोजिटरी, ये सब हो सकते हैं। जो एफआईयू है, यूजर है, वो डेटा यूज करता है आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए। वो बैंक हो सकता है जो आपको लेंडिंग करेगा। तो जो बैंक होता है वो डुअल रोल प्ले कर सकता है, मतलब एक बैंक आपको लोन देता भी है और उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन भी होती है। तो वो एफआईपी और एफआईयू दोनों हो सकता है। 19 कैटेगरीज हैं इंफॉर्मेशन की जो डिसबर्स करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इन इंफॉर्मेशन को डिसबर्स करने का या शेयर करने का जो मैकेनिज्म है वो अकाउंट एग्रीगेटर लेता है, लेकिन ऐसा वो मनमाने तरीके से नहीं करता। इंफॉर्मेशन कन्वे करने से पहले वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपकी कंसेंट लेता है कि हम आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर प्रोवाइड करवाएंगे जहां भी जरूरत होगी।
इससे देखिए जो भी लोन देने वाली एंटिटीज हैं उनको कंसोलिडेटेड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा मिल जाएगा। तो आपने ये आर्टिकल भी समझ ही लिया होगा। मांडा बफेलो के बारे में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने अभी हाल ही में मांडा बफेलो को 19 यूनिक ब्रीड बफेलोज की जो इंडिया में पाई जाती हैं उनमें गिन लिया है। ये उड़ीसा की नेटिव है, ग्रे कलर की होती है, कॉपर कलर के बाल होते हैं, ईस्टर्न घाट में पाया जाता है, उड़ीसा का जो कोरापुट रीजन है वहां पर। कई बार इसका इस्तेमाल खेती में खेत को जोतने के लिए भी किया जाता है। इस ब्रीड की स्पेशलिटी ये है कि ये पैरासिटिक इन्फेक्शन को आसानी से हैंडल कर सकता है, इसीलिए ये बीमार कम होता है। सिग्निफिकेंस ये है कि इसे कंजर्व करके हम जो बफेलो जेनेटिक रिसोर्स है उड़ीसा का उसे कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। अब रिवीजन कर लेते हैं। मांडा बफेलो ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, गलत है, उड़ीसा से बिलोंग करता है। एनिमल स्पिरिट इन इकोनॉमी ये सस्टेनेबल यूज की बात करता है, जो स्केर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं लॉन्ग टाइम के लिए, नहीं, ये सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस की बात कर रहा है, ये भी गलत है। इंडिया का टालेस्ट एयर प्यूरिफायर दिल्ली में तो नहीं है, चंडीगढ़ में है ये, और ये दोनों तो सही है। सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।